नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 32 की बात करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और सिलेक्शन का जो रास्ता है वह हमें अभ्यास और प्रैक्टिस के द्वारा ही प्राप्त होता है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। दोस्तों, आइए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। 30 नंबर की क्लास है। हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर है। सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आज बता दीजिए कि आज 30 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ पर है यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? तो यह आपके डिंडोरी, ठीक है, किसमें है भैया? डिंडोरी जगह पर है। डिंडोरी जिले पे आपका स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में या आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पर पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग हर एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर लीजिएगा और शिक्षा जगत में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दिल से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी का एक परिवार है, आपका अपना परिवार है। और तीसरा प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने की तीव्रता नापी जाती है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की क्या है? तीव्रता मापी जाती है। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाने 0 से 9 तक के अंक अंकित रहते हैं और बढ़ता हुआ अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्र जो है भूकंप को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष जो है वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त के प्रथम सप्ताह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। लगभग 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दोस्तों, सिलेक्शन की रस से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जब भी प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में जो बाहर निकलने वाली गैस होती है वो सभी लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों? जो हमारे लिए प्राणवायु है वह आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पूर्व में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश में होती है। किस में होती है? सूर्य के प्रकाश में होती है। और इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और CO2 क्या है? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या? O2 बाहर निकालते हैं, मुक्त करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बहुत बार टीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिकम, थायरॉक्सिन या आपका थायमीन? तो चावल को पालिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वह आपका दोस्तों कौन सा विटामिन है? थायमीन विटामिन एक होता है जो नष्ट हो जाता है। ठीक है, मार्केट में चावल में चिकना चमकीला दिखने के लिए क्या होते हैं? पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। फिर इससे क्या होता है? चावल में जो पॉलिश कर देते हैं चमकने के लिए, उसमें क्या होता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन के बाद इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन B1 के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त नहीं होते हैं? तना, जड़, फल, उपरोक्त सभी?
दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। जायसवाल सर के माध्यम यानी कि मेरे माध्यम से क्रिएटिविटी इसमें की गई है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लौंग और केसर पौधे किस भाग से प्राप्त नहीं होते? तो तना, जड़, फल, ये तीनों से प्राप्त नहीं होते, तो अर्थात उपरोक्त सभी से प्राप्त नहीं होंगे। तो लौंग और केसर पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये दोस्तों फूल यानी कि कली से प्राप्त होता है। केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में, और लौंग का उत्पादन जो है भारत के केरल राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश राज्य का प्रतीक नहीं है? देखिए सफ़ेद लिली जो है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय क्या है? पुष्प है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? आपका सफ़ेद लिली है। बरगद राजकीय पेड़ है। बारहसिंगा राजकीय क्या है भैया? ठीक है, बारहसिंगा राजकीय है आपका, ये भी है। और बाघ, तो बाघ आपका यह मध्य प्रदेश का राज प्रतीक नहीं माना जाता है। बाघ क्या है? राज प्रतीक नहीं है। राज प्रतीक आपके तीनों हैं, बारहसिंगा, बरगद और सफ़ेद लिली। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, ठीक है, ट्रिपल आर, ये आपको नोट कर लेना। ट्रिपल आर हैं वो कौन कौन से हैं? पुनः उपयोग, रीयूज, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। तो ट्रिपल आर का जो फैक्ट है दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए, वह कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों, पर्यावरण की दशा से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की। ये 3R कौन से हैं? एक है रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करना, फिर है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, फिर रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। तो पुनः चक्रण बाद में होता है, पहले होगा कम उपयोग फिर पुनः चक्रण, ठीक है। तो कम उपयोग तो सभी में दिया गया है, और पुनः चक्रण किस में अंतिम में है देखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा भैया? कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? जो आपका प्रदूषकी स्रोत, अप्रदूषकी मतलब क्या होता है? जो आपका प्रदूषक नहीं फैलाता है। तो सभी लोग जानते हैं सौर ऊर्जा दोस्तों ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो आपका अप्रदूषकी है, एक भी आपका प्रदूषण नहीं फैलाता, ठीक है। तो आपका सूर्य है, सूर्य की किरणें से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा कौन है? सौर ऊर्जा कैसा है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सभी मित्रों को धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन्वायरमेंट ईवीएस में 30 पाना है, तो हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है दोस्तों? समुद्र में ज्वार भाटा आना, ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो पृथ्वी के ऊष्मायन का कारण क्या है? पृथ्वी के ऊष्मायन का कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना है। इससे क्या होता है? वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस जो प्रमुख मानी जाती हैं आपके वह कार्बन CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, मीथेन CH4 है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों जो कार्बन डेटिंग विधि है वह वस्तु की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है, स्थान ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में या वस्तु की पहचान करने में। तो कार्बन डेटिंग एक विधि दोस्तों प्रयोग में लाई जाती है, वह वस्तु की आयु ज्ञात करने में, ठीक है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग पुरातत्व जो जीव विज्ञान के जंतु या पौधे के प्राप्त अवशेष होते हैं उनके आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। कार्बन 14 की खोज जो है 27 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला बर्कले में की थी। ये नोट कर लेना, ठीक है। कार्बन 14 की खोज 27 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन, सैम रूबेन एवं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला बर्कले में की थी। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का आविष्कार 1941 में शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड लिबी ने किया था। किसका? रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अम्लीय वर्षा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का जो ऐतिहासिक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित या क्षरण होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी, डाई डिपोजिशन, एरोसॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ये नाम आपने पहला नाम सुना होगा, स्टोन लेप्रोसी। तो अम्लीय वर्षा के प्रभाव से जो ऐतिहासिक इमारत हैं, मूर्तियां हैं, जैसे ताजमहल हो गया, तो ये जो क्षरण होती है इसको स्टोन लेप्रोसी बोला जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल हो चुका है। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? गंगा की स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नदियों को जोड़ना या मंदिरों का जीर्णोद्धार। ठीक है, सभी लोग जानते हैं स्पर्श गंगा अभियान मतलब गंगा की स्वच्छता से है। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत 2009 में तत्कालिक मुख्यमंत्री, ठीक है, पोखरियाल निशंक ने किया था। तो आपको पता है एनसीईआरटी से इस बार आपका जो प्रश्न आना है, तो एनसीईआरटी मतलब नेशनल लेवल के प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। एक एक चीज आपको नोट कर लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मीनामाटा रोग जो होता है, मिनी माती, ठीक है, आपको रोग ना आपने नाम सुना होगा मिनी माता, ठीक है, यहाँ पे मिनी माता रोग है, मिसप्रिंट हुआ है। तो मिनी माता रोग जो है प्रदूषित जनित रोग है। जो परिणाम है, किसका परिणाम है? वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने से, समुद्र में बिखरे तेल का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो किसका परिणाम है दोस्तों? तो मिनी माता रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है तथा इस दूषित जल के पीने से मनुष्य जो है मिनी माता रोग से ग्रसित हो जाता है। और इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो आपके जापान में हुई थी। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। मिनी माता रोग जो रोग है, बीमारी है, सर्वप्रथम कहाँ पर देखी गई? तो आपके जापान देश में देखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वह IUCN है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना दोस्तों 1948 ईस्वी में इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? आपके राजस्थान में, केरल राज्य में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो एनसीईआरटी की बुक आपने लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर दिया गया है कि जो राज्य पानी पंचायत से प्रारंभ हुआ है वह आपका महाराष्ट्र राज्य है। भारत के सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? एक्स किरणों, अवरक्त, परावैंगनी। तो सभी लोग जानते हैं, बार बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणें जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है। लगभग 94% जो है परावैंगनी किरणों को ओजोन परत आपकी, ठीक है, रोकती है। यह किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, ठीक है, परावैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि के सहायक भी होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? दोस्तों यह इन्वायरमेंट से संबंधित पुस्तक है, संरक्षण और विनाश। तो इसके लेखक कौन है? वंदना शिव हैं, सरला बहन है, जिम कॉर्बेट है, या आपका स्किन बॉन्ड हो जाएगा। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सरला बहन है आपके, ठीक है। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक के लेखन आपके सरला बहन के द्वारा किया गया है। और यह पुस्तक जो दोस्तों है पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है? तो जब भी क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाता है तो आपका राजस्थान सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाता है, जनसंख्या के आधार पर, फिर आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसका क्षेत्रफल कितना है? 34,22,39 है वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 32, 87,
लगभग आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, 32 87 ऐसे कुछ है समथिंग, तो आपको मध्य प्रदेश की है वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है। और सबसे आपका क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा है, जनसंख्या के आधार पर आपका उत्तर प्रदेश है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व जल दिवस? तो 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? दोस्तों 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपके रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, कोपेनहेगन में, वाशिंगटन में या स्टॉकहोम में? ठीक है, तो देखिए मैं जब भी 1992 पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अगर पूछा जाए तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपके रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, और जो आपका 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये जो शुरुआत हुई थी आपकी स्टॉकहोम में शुरुआत हुई थी, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो वो आपका दूसरा है। और ये दूसरा है पर्यावरण से संबंधित जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरो शहर से शुरुआत हुई थी। और रियो डी जेनेरो शहर कहाँ पर है? ब्राज़ील में, आज ब्राज़ील शहर में है, यानी कि ब्राज़ील देश में है। और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। ये भी प्रश्न आता है बहुत बार कि एजेंडा 21 घोषणा पत्र किस पर प्रस्तुत किया गया था, कौन से? तो आपके प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, जो मुक्त हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमिगत जल स्तर को, जो भूमिगत जल स्तर है उसको प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाना हो तो कौन सा उपाय सर्वथा उचित होगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप बच्चे से बताएंगे तो कैसे बताएंगे? जो भूमिगत जल स्तर है उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाना हो तो धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्र पर बढ़ाएंगे, पारंपरिक फसलों को उगाएंगे, या पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाएगा, या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करें जिससे जल स्तर नीचे नहीं गिरता है, भूमिगत जल को पुनः उसके प्राकृतिक स्तर पर लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। देखिए कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है, टिड्डे को खा रहा है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? टिड्डा है, और मेढक क्या यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता होगा, क्योंकि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और चिड्डा क्या है आपका? प्राथमिक क्या होता है भैया? उपभोक्ता होता है, पेड़ पौधे खाता है चिड्डा, टिड्डा जो है आपका। ठीक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और टिड्डे को खाने वाला जो होगा वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। घरेलू उपचार दिया गया है, कटे हुए घाव में क्या लगाया जाता है, सामान्य ज्वर के लिए क्या करेंगे, आंख के सूजन के लिए क्या करेंगे, दांत का दर्द के लिए क्या करेंगे? तो सभी लोग जानते हैं दांत के दर्द के लिए हींग का होता है। ठीक है, कटा अगर घाव हो तो वहाँ पे सभी लोग जानते हैं हल्दी का उपयोग किया जाता है। अगर सामान्य ज्वर है तो क्या करते हैं? मेथी के बीजों की चाय पीते हैं। और आंख में सूजन आए तो क्या हो गए? ताजे धनियों के बीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका कूट भाषा दिया गया, क्या क्या सही होगा? तो 4 2 3 1 4 दिया है। ठीक है, 2 3 1 4, 4 का 4 है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 3 प्रश्न और हैं, 4 5 प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र है, रेगिस्तान है, वन है, कृषि भूमि है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों समुद्र का जो है पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जल भारत जो है तीन स्तरों पर आपका जल से घिरा हुआ है, और एक से आपका जो है राजस्थान है रेत से घिरा हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं कि लगभग 71% आपका जल है आपके। तो सबसे ज़्यादा समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा है, और सबसे अधिक भाग क्या है? विस्तारित भी है जल का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण श्री है, पर्यावरण मित्र है, तरु मित्र है या वृक्ष मित्र है? यानी जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिया जाता है, जो भी व्यक्ति होते हैं पर्यावरण के लिए अच्छे कार्य करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, तो वह पुरस्कार कौन सा है? वह पुरस्कार है वृक्ष मित्र। ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। वनीकरण मतलब पेड़ को लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रिंगाल इमारती लकड़ी है, जेट्रोफा बायोडीजल है, बांज चारा है, चीड़ लीसा है। तो जो आपका देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। लेकिन रिंगाल क्या होता है? देखिए रिंगाल बांस के जैसी एक झाड़ी होती है। रिंगाल क्या है? एक बांस की जैसी झाड़ी होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आपका रिंगाल जो है इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, ये एक झाड़ी है। और जेट्रोफा बायोडीजल है, सही बात है। बांज जो है चारा है, सही बात है। चीड़ लीसा, तो सही बात है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म जो है पौधे को जंतुओं से अलग करता है? ऐसा प्रक्रिया का युग्म बताइए दोस्तों जो पौधे को जंतुओं से अलग करता हो। ठीक है, माइटोकांड्रिया तथा सेंट्रोसोम हो जाएगा, श्वसन तथा प्रजनन, क्लोरोफिल तथा रसधानी या केंद्रक तथा कोशिका कला हो जाएगा। तो इनमें से प्रक्रिया जो दोस्तों युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता हो दोस्तों, तो क्लोरोफिल तथा रसधानी। ठीक है, क्लोरोफिल तथा रसधानी जो है पौधे में पाई जाती है और ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। किस पर? पौधों में पाई जाती है। तो क्लोरोफिल तथा रसधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई थी? किस गैस के कारण हुई थी? सभी लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का एक रिसाव हुआ था जिसके बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। और ये हर एक दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, व्यापम से संबंधित। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी जान लेते हैं दोस्तों। MIC इसका शॉर्ट नेम है, मिथाइल आइसोसाइनेट का। और भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 ईस्वी में हुई थी। गैस के उत्सर्जन के कारण हुआ था। यह गैस बहुत ही विषैली होती है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। ठीक है, मिथाइल आइसो जो गैस है इससे क्या प्रभावित होता है मानव में? तो मानव की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और यह 1984 ईस्वी में यह घटना हुई थी। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करने वाला आपका चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। चलिए दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।